केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान जिस तालिबान को कभी रणनीतिक संपत्ति कहता था, वही अब उसकी कब्र खोद रहा है। बीती रात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चली 7 घंटे की जंग ने इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया है। एक तरफ तालिबान के जिहादी हथियारों से दहाड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज अपने बंकरों में छिप रही है। पाकिस्तानी सेना के ड्रोन गिर चुके हैं, चौकियां तालिबान के कब्जे में है। लेकिन अगर काबुल और इस्लामाबाद के बीच ये बारूद बढ़ा, तो इसकी लपटे एक तरह से चीन, ईरान और भारत तक जाएंगी। कैसे मुनीर और शाहबाज के लिए संकट से निकल पाना मुश्किल हो गया है और तालिबान ने उनके लिए फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड कर दिया है, डिटेल में बताएंगे। दूसरी खबर गाजा में शांति के सोमवार की। 2 साल की तबाही, हजारों जाने और दुनिया भर में सुलगते सवालों के बाद आखिरकार वो पल आ गया जब गाजा की धरती पर बंदूकों की आवाज थम गई। हमास और इजराइल के बीच जंग पर विराम लग चुका है और इस पूरी डील के बीच में है डोनाल्ड ट्रंप। वो ट्रंप जो खुद को डील मेकर ऑफ द सेंचुरी कहते हैं, अब पीस मेकर ऑफ द मिडिल ईस्ट बनने निकल चुके हैं, ऐसा लग रहा है। मिस्र के शर्म अल शेख में जुटे हैं 20 देशों के बड़े बड़े नेता। यूनाइटेड नेशन से लेकर यूरोप तक सब हाजिर है। ये दुनिया की नई डिप्लोमेटिक बुक का पहला पन्ना है। 20 इजरायली बंधक रिहा हुए हैं, 2000 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे और ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो गया है। लेकिन क्या सच में युद्ध खत्म हुआ है? नेतन्याहू इसे विजय बता रहे हैं, हमास इसे समझौता कह रहा है और ट्रंप इसे अपनी जीत बता रहे हैं। क्या गाजा के लिए वाकई कुछ अब इन सब चीजों के बाद बदलने वाला है, या ये एक और पॉलिटिकल रिब्रांडिंग ऑपरेशन बनकर रह जाएगा? इस पर भी डिटेल में बात होगी। तीसरी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी है, जहां आज 2 ऐसे झटके लगे जिनकी गूंज सिर्फ पटना तक नहीं, दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक तरफ कोर्ट ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप तय कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का वोट चोरी वाला नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट में ढह गया। यानी चुनावों से पहले विपक्षी महागठबंधन को डबल झटका लगा, और वो भी एक ही दिन में। IRCTC घोटाले में अब लालू, राबड़ी और तेजस्वी तीनों पर मुकदमा चलेगा। तेजस्वी जो खुद को युवा बदलाव का चेहरा बता रहे थे, वो भ्रष्टाचार की छाया में खड़े हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसने वोट चोरी की लड़ाई को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में क्लोज कर दिया। कैसे ये 2 झटके बिहार के चुनावी समीकरण को बदल देंगे, खबर के इस पहलू पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले बात इसे। चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और पाकिस्तानियों की अफगानी पठान किस तरह से पिटाई कर रहे हैं वो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की आखिरी सांसों के पाकिस्तान के किस तरह टुकड़े होने वाले हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, कंधार पर ड्रोन अटैक हुआ और उसके बाद सब कुछ कैसे जल रहा है। धुएं का गुब्बार देखिए, लोगों में अफरा तफरी देखिए। ये कंधार की तस्वीर مسعود پایدار که جیگان وره خاصی به وره شهر مراست کوي مکمل جیگان راج په لفظ روان دي مسعود پایدار که جیگان وره خاصی به وره شهر مراست کوي مکمل جیگان راج په لفظ आग लगी हुई है और लोगों में अफरा तफरी मच रही है। वो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ये कांधार की तस्वीरें हैं, जहां ड्रोन अटैक हुआ। और ऐसा नहीं है कि अटैक सिर्फ कांधार में हुआ है, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। अगली तस्वीर देखिए, पाकिस्तान में कैसे अफगानी सेना मौत बनकर उतर गई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अफगानिस्तानी सेना यहाँ निकल पड़ी है और ये देखिए लाव लश्कर के साथ निकल पड़ी है, पूरे इंतजाम के साथ निकल पड़ी है, क्योंकि आप देखिए कि अटैक का पूरा सामान उनके साथ है। और ये तस्वीरें डरा रही है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ना इनका सामना सही से कर पा रहा है, ना इनको जवाब दे पा रहा है।
अगली तस्वीर आपको दिखाएं, पाकिस्तान का नारी जिला देखिए, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तानी सेना के बीच कैसा भीषण युद्ध चल रहा है और ये घंटों चला है। वो तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझिए 7 घंटे तक लगातार वार पलटवार का सिलसिला चलता रहा। और अब कुर्रम जिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का ये कुर्रम जिला है जहां लड़ाई कैसे चल रही है। जो रोशनी आप देख रहे हैं ये अटैक की रोशनी है और दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन भारी नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ है। ये देखिए कैसे ब्लास्ट हो रहा है। अब पाकिस्तानी सैनिकों की हालत कैसे खराब है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाही देती है क्योंकि यहाँ अफगानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के हथियार ही छीन लिए, जब्त कर लिए हैं और पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाई है। ये देखिए, ये अफगानी सेना दिखा रही है कि हथियार हमने जब्त कर लिए। कितने बड़े स्तर पर ये इनका ऑपरेशन चला होगा कि हथियार भी जब्त कर लिए और पाकिस्तानी सेना इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो हमला किया उसके जवाब में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। तो वहीं अफगानिस्तान की सेना कह रही है कि अभी तो सिर्फ 10% ही ताकत दिखाई है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसका 100% सर्वनाश होना तय है। ये बयान दी नड़ीवाला जो पूरा दा पैगाम दा बिलखुसूस पाकिस्तान दे पूरा का पाइंदा के बयान पर अफगानिस्तान पर पूरा तराई वो को दा खो दा से तकरीबन 15% जोर साज में यला जाए दा जल 20% दर साज में। तो सुना आपने, अफगानिस्तान कह रहा है कि हमने सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां किस तरह से पाकिस्तान का जनाजा निकल रहा है वो तस्वीर में आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों की किस तरह मौत हुई है ये तस्वीरें गवाह हैं और ये बता रही हैं कि अफगानिस्तान से जो अटैक हो रहे हैं वो पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा है। पठानों से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना अपनी वर्दी छोड़कर भाग रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सेना के जो जवान हैं वो कितने डरपोक हैं कि अपनी वर्दी ही छोड़कर निकल लिए हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी वर्दी छोड़ने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। सोचिए, लोग अपने देश के लिए लड़ने का जज्बा रखते हैं और यहाँ पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए हैं। अफगानी यूनिफॉर्म और छोड़े के हथियार देखे जा सकते हैं। खुद की वर्दी उतारकर भाग रही सेना को आवाम भी बेइज्जत कर रही है। सड़कों पर लोग मुनीर की सेना को दौड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सेना तो बहुत बड़ी कायर है, क्योंकि कायरता सामने आ चुकी है। ऐसे में कैसे भगाया जा रहा है, आवाम कैसे भगा रही है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लाना तुम पे शेमारियो लाना तो तुम पे पाक आर्मी पे लाना के पावर दिखा रहे हो, वर्दी की ताकत दिखा रहे हैं, वर्दी की ताकत दिखा रहे हैं, वर्दी की ताकत दिखा रहे हैं। तो सुना आपने, कह रहे हैं वर्दी की ताकत दिखा रहे हैं और शेम ऑन यू और लानत है, इस तरह की बातें आवाम कह रही है पाकिस्तानी सेना को। पाकिस्तानी सेना की इस कायरता को देखने के बाद पाकिस्तानी आवाम अब थक चुकी है। पहले सिंदूर में ध्वस्त हुए ऑपरेशन सिंदूर में और अब अफगानियों के हाथ भी पिट रहे हैं। ये सब देखने के बाद आवाम अब हाथ जोड़ रही है, पठानों के पैर पड़ रही है और कह रही है कि भाई हम भी मुसलमान हैं, हमें मत मारिए। सुनिए जरा। अब बड़ा सवाल तो यह है कि आज पाकिस्तान के मुसलमानों को अफगानिस्तान के पठान क्यों पीट रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस विवाद की पूरी टाइमलाइन डिटेल में बता देते हैं। 9 अक्टूबर की रात पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की। इसकी वजह टीटीपी के चीफ नूर वली महमूद को बताया गया स्ट्राइक के पीछे। और 10 अक्टूबर को टीटीपी ने पाकिस्तान में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला किया। इसमें एक मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर समेत 20 जवान और 3 नागरिक मारे गए थे इस अटैक में। 11 अक्टूबर की रात तालिबान की फोर्सेस ने पाकिस्तानी सीमा पर जवाबी कार्रवाई की। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुहाजिर ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कार्रवाई में 58 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए और 30 घायल हुए। 25 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया गया।
लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद उन्हें वापस कर दिया गया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान ने फिर से हरकत की तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी अफगानिस्तान ये कह रहा है कि अब रुक जाए पाकिस्तान, और अगर नहीं रुका तो बड़ा अटैक करने की तैयारी। अब एक तरफ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने जी भर के मार लिया है, अब आप भी आईसीयू में अपना इलाज करवाओ जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त करवाया था। वही अब मुनीर का मुख्यालय ध्वस्त करने के बाद आमिर मुत्ताकी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फजा का हक महफूज रखे, और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियां हुआ है उसके फौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। अब कहीं जंग की बात हो और ट्रंप साहब ना आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो एक बार फिर पाकिस्तान की पिटाई होता देख डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी तो हम सीज फायर करवा देंगे। उन्हें भी सुन लीजिए। Look, I solved, this will be my 8th war that I've solved. And I hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. I said, I'll have to wait till I get back. You know, I'm doing another one because I'm good at solving wars. I'm good at making peace. And it's an honor to do it. I saved millions of lives. Millions of lives. Now, in all fairness to the Nobel Committee, it was for 2024. ठीक है, ट्रंप साहब सीज फायर करवा देंगे। पाकिस्तान को आदत भी पड़ चुकी है, पहले कुछ गलत हरकत करो, फिर जमकर पिटो और बाद में अमेरिका से रहम की भीख मांगो। लेकिन आज एक सवाल तो ये भी है कि सऊदी अरब कहाँ है? कुछ दिनों पहले सऊदी जाकर शहबाज ने क्या कहा था कि सऊदी हर लड़ाई में हमारे साथ है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज जब पाकिस्तान पिट रहा है तो ये जो मीटिंग हुई थी सो कॉल्ड, जिसमें बहुत सारी चीजें तय हुई थी, तो सऊदी साथ खड़ा क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी जब, तो शहबाज शरीफ बहुत चौड़े होकर लौटे थे अपने देश में कि हमारे ऊपर अटैक होगा तो हमारे साथ सऊदी खड़ा रहेगा। तो अटैक तो हो गया, अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया, जवाबी कार्रवाई कर दी, लेकिन सऊदी बचाने क्यों नहीं आया, ये प्रश्न है। अभी मुनीर खुद बता रहा है कि हमारे 23 सैनिक मारे गए। तालिबान कह रहा है कि ये आंकड़ा 50 से पार है, यानी कम बताया जा रहा है। अब पाकिस्तान की इतनी पिटाई के बाद भी सऊदी अरब आखिर कहां है? ग्राफिक्स के जरिए चले इस पर भी थोड़ी सी डिटेल आपको दे देते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बिगड़ गए। अब लोग उस समझौते की बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 17 सितंबर को स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की रक्षा का वादा किया था। समझौता हुआ था कि पाकिस्तान पर हमला दोनों देशों पर माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जब पिट रहा है तो सऊदी कहां है? सऊदी के विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान धैर्य बनाए रखे। मतलब पाकिस्तान को सऊदी से सिर्फ तसल्ली मिली है। वो जो साइन किया गया, जो पूरा माहौल बना, वो सब ऐसे ही था, सिर्फ तसल्लियां दी जा रही। आज पाकिस्तान में जो अफगानी बम बरस रहे हैं, इसके पीछे की एक वजह वो बयान भी है जो बीते 9 अक्टूबर को ख्वाजा आसिफ ने दिया था। और ये बयान मुत्ताकी की भारत वाली तस्वीरों के जवाब में आया था। लेकिन उसका जो अंजाम पाकिस्तान आज भुगत रहा है, उसके लिए काफी हद तक ख्वाजा आसिफ भी जिम्मेदार हैं। ये बयान सुन लीजिए। जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान को इस हाल में डाला है, तो वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी भारत से पाकिस्तान की इस दुर्दशा पर तंज कस रहे हैं। जमकर पीटने के बाद कह रहे हैं कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, चलिए आपको माफ करते हैं। उनका ये बयान सुनिए आप।
पाकिस्तान की जो कशीदगी है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या पाकिस्तान को ये लग रहा है कि आप हिंदुस्तान के नजदीक आ रहे हैं, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तो पीड़ा भी हुआ है, इसलिए आप लोगों के दरमियान कशीदगी ज्यादा बढ़ गई है? आप ये पाकिस्तान से पूछो, हमारे तरफ से मुश्किल नहीं, हमारा सीना बहुत बड़ा है। देखिए, पाकिस्तान की कायर सेना का हाल आप खुद इस बात से समझिए कि अफगानिस्तान की छोटी सी सेना है जो उससे भी मार खा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं में कितना फर्क है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर आपको पूरी डिटेल दे देते हैं, जरा बताते हैं। पाकिस्तान के पास 6.54 लाख एक्टिव सैनिक हैं, तालिबान के पास 1.5 लाख लड़ाके हैं। पाकिस्तान 17,000 बख्तरबंद गाड़ियां रखता है, तालिबान के पास देखिए बहुत कम 500 टैंक ही हैं, फिर भी जवाब दे दे रहा है, फिर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के पास 2600 से ज्यादा टैंक्स हैं, तालिबान के पास टैंक्स बताया हमने आपको सिर्फ 500 हैं, इसके अलावा उनके पास 100 हेलीकॉप्टर्स और जेट हैं, सिर्फ 100। उसके दम पर सोचिए, इतनी सी सेना के दम पर, इतने से एम्यूनेशंस के दम पर अफगानिस्तान ऐसा जवाब दे रहा है कि पाकिस्तान के तो होश फाख्ता हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। अब एक छोटी सी सेना से पिटने के बाद मुनीर की कायरता का पूरा सबूत पाकिस्तानी आवाम के सामने भी आ चुका है। सोशल मीडिया नैरेटिव में जीत का ढोल पीटने के लिए मुनीर ने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। इनकी आदत है, पहले हारते हैं और फिर सोशल मीडिया पर गेम खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना की फटी हुई वर्दी ये बता रही है कि अब डैमेज कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान धुआं धुआं, मुनीर पूछे ये क्या हुआ? पठान ने गोला दागा, शाबाश, जल्दी से भागा। अफगान का दिवाली धमाका, टुकड़े होगा आतंकी आका। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन पर रविवार रात चली भारी गोलीबारी ने दक्षिण एशिया को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूरी रात भीषण लड़ाई चली। ये झड़प करीब 7 घंटे चली, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चली, तोपों की गड़गड़ाहट हुई, हवाई जहाजों ने हमले किए। पाकिस्तान के एक सैनिक आसलम जदरान की मौत हो गई और इसके बाद पाकिस्तान ने कबूल किया कि हमारे 25 सैनिक मारे गए। तालिबान कह रहा है कि उसने पाकिस्तान के 52 सैनिकों को मारा है, लेकिन झूठ की फैक्ट्री पाकिस्तान 200 तालिबानी मारने का दावा कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान ने अपने इलाके में छिपे 27 आतंकियों को मारने के लिए ड्रोन से हमला किया। यह हमला पाकिस्तान की जमीन पर ही हुआ था। अफगान तालिबान को यह पसंद नहीं आया, उन्होंने सोचा कि यह उनके खिलाफ है, इसीलिए रात करीब 9 बजे अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर गावी इलाके में पाकिस्तानी चौकी पर हमला कर दिया। ये कुर्रम जिले में है, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का हिस्सा है। यह हमला सिर्फ एक जगह नहीं रुका, जल्द ही ये पूरी सीमा पर फैल गया। अफगानिस्तान के कूनर, नंगरहर और नूरस्तान प्रांतों से अफगानी फौज ने पाकिस्तानी चौकियों पर गोलियां चलाई। तिराह घाटी में भी अफगान तालिबान ने मोर्टार से गोले दागे। आधी रात से पहले ही दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तानी फौज ने तोपों से और हवाई जहाजों से अफगान चौकियों पर हमला किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर कई जगहों पर बम गिराए, लेकिन हर बार की तरह उनके बम या तो खेतों में जा गिरे या फिर हवा में ही फुस हो गए। ये लड़ाई सिर्फ एक लाइन में नहीं लड़ी गई, कई जगहों पर अलग अलग घटनाएं हुई हैं। लोअर डेर, यहाँ शाही बिन शाही सीमा पर अफगान फौज ने हमला किया। पाकिस्तानी सुरक्षा बल चौकी छोड़कर भाग खड़े हुए, ऐसा कहा गया। साउथ वजीरिस्तान, सीमा के पास गए गांवों पर अफगान गोलियां चली। पाकिस्तान सेना हथियार छोड़कर भाग खड़ी हुई। एंगूर अड्डा, साउथ वजीरिस्तान, आधी रात के बाद तालिबान ने उत्तराखंड से घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने दूसरी तरफ से वर्दी छोड़ भागना सही समझा। चित्राल के अरांडू से साउथ वजीरिस्तान के एंगूर अड्डा तक पूरी सीमा पर लड़ाई फैली है। लड़ाई के बीच तुरंत कई सीमाएं बंद कर दी गई। पाकिस्तान ने खुद को बचाने के लिए अपना मुल्क ही अंदर से लॉक कर लिया। मुल्ला मुनीर की ज़ियादी सेना भागती और छिपती हुई दिखाई दी। सभी सीमाओं को बंद कर पाकिस्तान ने खुद को नजरबंद कर लिया।
एंगूर अड्डा, ये सीमा 10 दिन पहले ही 2 साल के बंद के बाद खुली थी, अब दोबारा बंद हो गई, जिससे दोनों तरफ दर्जनों ट्रक फंस गए, व्यापार पूरी तरह रुक गया। टोरखम, खैबर, ये सीमा भी बंद कर दी गई। बेचा मैन्ना इलाके के लोग लैंडिकोटल भाग गए। गुलाम खान, नॉर्थ वजीरिस्तान, गोलीबारी के बाद बंद। खरलाची, कुर्रम, इमरजेंसी लगाई गई, सभी अस्पताल अलर्ट पर। स्थानीय कबायली लड़ाके सुरक्षा बल की मदद के लिए आगे की लाइन पर पहुंचे। खरलाची और मनुजाबा फोर्ट के पास तोपों की लड़ाई चली। पाकिस्तान में तबाही का मंजर है। पाकिस्तान में अफगानी बम कहर बनकर बरस रहे हैं। मुल्ला मुनीर इस हमले को लेकर सोशल मीडिया टीम के साथ बैठकर जीत का नैरेटिव तैयार करने की जुगत में जुट गया है। इशाक डार ये कहने के लिए तैयार हैं कि हमने अफगानिस्तान को जंग में हरा दिया। सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। तो वहीं शहबाज अफगानी हमले के बहाने एक बार फिर ट्रंप के साथ डिनर करने के लिए उतावले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर टीटीपी धमाके पर धमाके कर रहा है। पाकिस्तानी सेना चेकपोस्ट छोड़कर भाग रही है, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानी सेना भागकर इस्लामाबाद पहुंची तो वहीं लब्बैक की टोलियों ने उन पर सीधी फायरिंग कर दी। तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे वहां पर लगातार पाकिस्तानी पुलिस को भगाया जा रहा है, उन पर फायरिंग की जा रही। पाकिस्तान अंदर से भी किस हालत में है, आप ये तस्वीर देख रहे हैं कैसे लब्बैक पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये जो धुआं आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये टकराव की तस्वीर, ये टकराव की तस्वीर है। और पाकिस्तानी पुलिस अपने ही देश में किस स्थिति में है, ये वो तस्वीरें देखिए आप। अगली तस्वीर आपको जरा लाहौर से दिखा देते हैं। ये लाहौर की तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर क्या हाल है। पाकिस्तानी पुलिस कैसे अपने ही आवाम का शिकार हो रही, पत्थरबाजी उनके ऊपर हो रही है। देखिए, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। सड़कों पर ये हश्र है और दिन दहाड़े कैसे भगाया जा रहा है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये लाहौर की तस्वीर है। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। और अब ये देखिए, ये पाकिस्तान ही है। आपको लग रहा होगा कहीं गाजा की तस्वीर तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान है, जलता हुआ पाकिस्तान, अपने हश्र पर रोता हुआ पाकिस्तान। और इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। कसम यही है अर्ज़ करबला, यजीद है। और अब 2 तस्वीरों से आपको दिखाते हैं कि लाहौर टू इस्लामाबाद पाकिस्तानी पुलिस की क्या हालत हो चुकी है। लब्बैक से जमकर पिटने के बाद अब पुलिस भाग खड़ी हुई। तो देखिए, सेना भी इनकी भाग खड़ी होती है, पुलिस भी भाग खड़ी होती है। ड्यूटी से पाकिस्तानी पुलिस भाग रही है, तो वहीं इनके ऑफिसर अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डरो मत, वापस आ जाओ। सुनिए जरा। मैं इधर बैठा हूँ लाइन हेडक्वार्टर में, आप लोग आधे घंटे का टाइम है, नहीं। और आज लाहौर किस तरह से जल रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरा लाहौर धुआं है। और यहाँ ये विरोध इतना हावी हो चुका है कि पाकिस्तानी पुलिस इसे समेट नहीं पा रही है, क्योंकि गुस्सा लोगों के अंदर तक है। ये लाहौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौर जल रहा है, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है। और यहाँ पर जो हालत है वो बता रही है कि कोई भी जगह पाकिस्तान में ऐसी हिंसा से, ऐसे उपद्रव से, ऐसे एक तरह से डिरेल होती पाकिस्तान की जो व्यवस्था है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं और धुआं देख रहे हैं। और जब पाकिस्तान इनसे संभाले नहीं संभल रहा पाकिस्तानी हुक्मरानों से, तो मुनीर ने अब अपनी सेना को ये ऑर्डर दे दिया है कि आम लोगों पर गोली चला लीजिए। ये देखिए, गोली चलाई जा रही है आम लोगों पर, क्योंकि ये संभाल नहीं पा रहे हैं हालातों को। गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि ये गोली चला रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। नृशंस हत्या एक तरह से यहाँ की पुलिस, यहाँ के सैनिक कर रहे हैं। और ये वही तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, पुलिस है पाकिस्तानी, और क्योंकि विरोध बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है तो फायरिंग कर रही है खुलकर। टीएलपी के लोगों पर मुनीर सेना ने सीधी गोलियां चलाई हैं। वो आवाजें भी आप सुन पा रहे हैं इस तस्वीर में। देखिए, जहां पाकिस्तान जल रहा है और लोगों पर खुलेआम पाकिस्तानी पुलिस फायरिंग कर रही है। ये देखिए,
बंद है, उनका देश जल रहा है, पाकिस्तान आखिरी सांसें ले रहा है और पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी सैनिक मन मर्जी कर रहे हैं। जहां मन आ रहा है वहां फायरिंग कर रहे हैं, जिनको मन हो रहा है निशाना बना रहे हैं और लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये जलता हुआ पाकिस्तान बता रहा है कि अब ज्यादा दिन तक यहाँ के लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। मुनीर ने ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से लाहौर को जला दिया, क्योंकि अगर फायरिंग होगी तो लोगों का गुस्सा और भड़केगा और वही होता यहाँ दिखाई दे रहा है। ये लाहौर की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रेन पार्टी का जो उनका कंटेनर है, तो आपने देखा तस्वीरों में पाकिस्तान पूरी तरह से हिंसा की आग में जल रहा है। तो वहीं तहरीक लब्बैक अब लाहौर से सीधी धमकी दे रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान का भारी नुकसान होने वाला है। उनसे बात करें, हमारी मुज़ाकराती दूसरी टीम भी आपके जनाब अभी आपने रोकी हुई है, उनसे भी बातचीत करें। बातचीत के जरिए ही मसला हल करें, वरना कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज की जान लेने पर उतारू टीएलपी, वही संगठन जिसे इसी जिहादी सेना ने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। जरा इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। मकसद था सरकारों को दबाने के लिए एक सड़क की ताकत तैयार करना, और ये वही तरीका है जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लश्कर तैयबा के जरिए अख्तियार किया और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ अपनाया था। लेकिन अब यही पालतू जानवर अपने मालिकों को ही काटने लगे हैं। 2017 में टीएलपी ने इस्लामाबाद की 21 दिन की घेराबंदी की थी। तहरीक लब्बैक उर्दू शब्द है। तहरीक का अर्थ है आंदोलन या मूवमेंट और लब्बैक का अर्थ है हाजिर हूं। साल 2021 में इमरान खान की सरकार ने टीएलपी पर से प्रतिबंध हटा दिया था। पहले प्रतिबंध लगा हुआ था, हटा दिया गया था इमरान सरकार ने। और हुआ ये कि टीएलपी के मुखिया साद रिजवी को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था। लेकिन हजारों टीएलपी समर्थकों ने लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकाला था। इस हिंसा में जो लॉन्ग मार्च निकला था उसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 10 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। पाकिस्तानी फौज की मध्यस्थता से इमरान खान की सरकार ने टीएलपी के साथ गुप्त समझौता कर लिया। सीक्रेट एक समझौता हुआ। परिणाम क्या हुआ? साद रिजवी और 2000 से ज्यादा टीएलपी कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। ये वही नियाजी खान था जो भारत को आतंकवाद के बारे में उपदेश देता रहता था। समझ रहे हैं आप? अब ये क्या है लब्बैक, आप समझ गए होंगे। पाकिस्तान का आज हाल किस तरह का हो चुका है आपको दो तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं, जहां शिफ्ट में पाकिस्तान की पिटाई की जा रही है। जनरल शिफ्ट में लब्बैक वाले पीट रहे हैं, तो वहीं नाइट शिफ्ट में टीटीपी वाले बम बरसा रहे हैं। यह पाकिस्तान की धुलाई का डे एंड नाइट ऑपरेशन है जो बदस्तूर जारी है और जिसका मुकाबला न पाकिस्तानी सैनिक कर पा रहे हैं, न पाकिस्तानी पुलिस कर पा रही है, क्योंकि बाहर से टीटीपी अटैक कर रही है और देश के अंदर, मुल्क के अंदर टीएलपी ने इनके लिए दिक्कत खड़ी कर दी है। तो दिन और रात दोनों काटना इनके लिए मुश्किल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल हमास ने युद्ध विराम हो गया है। ये अगली खबर की हम बात कर रहे हैं। 2 साल से एक दूसरे की जान के दुश्मन बने इजराइल और हमास ने हथियार डाल दिए। ट्रंप की पीस डील पर सहमति जताते हुए हमास ने भी शांति समझौते के तहत पहले 7 और फिर बाकी 13 बंधकों को रिहा कर दिया। कुल 20 इजरायली बंधक रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपे गए हैं। तो आज के लिए गाजा के लिए दिन बहुत अलग था। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप बसेस की लाइन देख रहे हैं, इन्हीं बसों में बंधकों को बैठाकर गाजा सीमा के पास स्थित जो रील सैन्य अड्डा है वहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपा गया है। ये देखिए आप गाजा से जब बसेस निकल रही है उसकी तस्वीर है। आपको ऐसा लग रहा होगा कोई पूरा तबाह देश है जहां से लोग निकल रहे हैं। और इसके बदले क्या तय हुआ ये भी जान लीजिए। 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल छोड़ेगा। लेकिन ये जो बसेस जा रही हैं इसमें लोगों के लिए उम्मीद है, उन लोगों के लिए उम्मीद है जो 2 साल से ये गाजा में बंधक बने रह रहे थे। अब एक तरफ हमास गाजा से बंधकों को रिहा कर रहा था, तो दूसरी तरफ इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इजराइल में दीपावली मनाई जा रही है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इजराइल खुशी की आंसुओं में डूबा हुआ है। सैकड़ों लोग सुबह से तेल अवीव के चौक पर जमा थे, जहां पर ये प्रोटेस्ट किया करते थे। लोगों ने लाइव प्रसारण के जरिए बंधकों की रिहाई दी। कहीं अपनों को देखकर लोग खुश थे, तो कहीं अपनों को खो देने वाले लोग दुखी थे। 20 बंधकों की रिहाई हुई है और इजराइल में लोग खुश दिखाई दिए, क्योंकि उनके लिए बहुत लंबा इंतजार था। 2 साल का लंबा इंतजार था जो आज खत्म हुआ है। पिछले 24 महीनों में हमास और इजराइल के बीच भीषण जंग हुई, ये हमने देखा।
इजराइल ने गाजा की इमारतों को मिट्टी में मिला दिया। आपको तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। दुनिया इजराइल और हमास की जंग को देखती रही, लेकिन 24 महीने में शांति का रास्ता कोई भी देश नहीं निकाल पाया। इजराइल हमास में यूं तो जंग बहुत पुरानी है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायली नागरिकों का जो कार्यक्रम चला था, नोवा फेस्टिवल चल रहा था, उस कार्यक्रम पर बड़ा हमला किया था और उस आतंकी हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। साथ ही हमास आतंकियों ने 251 लोगों को उस वक्त बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी हमला किया। पिछले 2 साल में गाजा में 67,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ तबाह इमारतें ही बची हैं, जो आप तस्वीर में देख भी पा रहे हैं। हमास ने आज 20 इजरायली बंधक रिहा किए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हमास को इजरायली बंधक रिहा करने पड़े हैं। 20 अक्टूबर 2023 को हमास ने 2 इजरायली अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा था। इसके बाद 23 अक्टूबर 2023 को ही 2 इजरायली बुजुर्गों को हमास ने रिहा किया। 21 नवंबर को 81 इजरायली महिलाएं और बच्चे हमास ने छोड़े। इस बीच इजरायली सरकार पर अपने नागरिकों को छुड़ाने का दबाव बनता रहा, लोग प्रदर्शन करते रहे, जिसके चलते इजरायली सेना ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर फरवरी और जून 2024 में 6 बंधकों को छुड़ा लिया था। बंधक इजरायली नागरिकों की लाशें भी इस दौरान मिलती रहीं। अगस्त 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक 13 बंधकों की लाशें हमास की सुरंगों से इजराइल को मिली। जनवरी 2025 में ही हमास ने 27 इजरायली नागरिकों समेत 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया था। तो ये पूरा डेटा है, पहली बार रिहाई नहीं हुई, लेकिन अब 20 लोग छोड़े गए हैं। ट्रंप की टाइमिंग लेकिन बहुत गजब मानी जा रही है। एक तरफ गाजा से इजरायली बंधकों की रिहाई हो रही है, तो दूसरी तरफ तेल अवीव में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लैंडिंग हुई। ट्रंप शांति दूत बनकर इजराइल पहुंचे और पीस डील को लेकर ट्रंप बहुत उत्साहित नजर आए। तेल अवीव पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने हमास इजराइल युद्ध खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। खुद बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिसीव करने बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे थे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुनिए क्या कहा उसने। The war now officially over. Do you have any message, Mr. President? Thank you very much. ट्रंप इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां उनके लिए स्वागत के लिए खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग खड़े नजर आए। बेंजामिन ट्रंप को अपने साथ कार में बैठा कर ले गए। इजराइल के संसद के स्पीकर ने भी गर्मजोशी से ट्रंप का स्वागत किया। इसके बाद ट्रंप ने गेस्ट बुक में संदेश लिखा, कहा कि ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, एक शानदार और खूबसूरत दिन है, एक नई शुरुआत है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप बर्बादी की असल तस्वीर देखने के लिए गाजा पट्टी भी जाएंगे या सिर्फ एक ओवरव्यू लेने आए थे वहां पर? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ट्रंप का गाजा को लेकर अलग प्लान है। राष्ट्रपति ट्रंप एक नहीं बल्कि 7 से 8 देशों की जंग रुकवाने का बहुत बार दावा कर चुके हैं। भारत पाकिस्तान की जंग पर तो ट्रंप बार बार एक ही बयान देते हैं कि टैरिफ का दबाव डालकर उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग को रुकवा दिया। हमास और इजराइल के युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट भी अब ट्रंप ले रहे हैं। अब सबकी नजर मिस्र के शर्म अल शेख सम्मेलन पर है, क्योंकि ट्रंप यहां बड़े बड़े दावे कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास में शांति समझौते को सफल बनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध विराम का क्रेडिट लेने मिडिल ईस्ट की यात्रा पर है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित करने के साथ बंधकों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गाजा के भविष्य को तय करने के लिए ट्रंप समेत 20 देशों के नेता मिस्र में बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। मिस्र के शहर शर्म अल शेख सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हो रहे हैं। शर्म अल शेख सम्मेलन में गाजा को लेकर अगली रणनीति पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य गाजा पट्टी में युद्ध पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप देना है, साथ ही क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इस समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इरादा शर्म अल शेख सम्मेलन में अपनी शांति पहल के दूसरे चरण को प्रस्तुत करने का है। मतलब एक ऐसी योजना जिसमें गाजा के पुनर्निर्माण के लिए कई प्रस्ताव शामिल होंगे। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा की गारंटी और युद्ध विराम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रावधान भी शामिल है।
We're going to make everybody happy. The one thing I can tell you is everybody is happy, whether it's Jewish or Muslim or the Arab countries. Every country is dancing in the streets, and it's going to Egypt after Israel. And we're going to meet all of the leaders of the very powerful and big countries and very rich countries and others, and they're all into this deal. हमास और इजराइल में पीस डील ट्रंप ने कराई है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस बात का दुख है कि इस डील के लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। שמועל עצב על שחרור מרצחים בשמחה על השבת חטופים. पूरी दुनिया को उम्मीद है कि इजराइल और हमास के बीच जंग अब पूरी तरह रुक जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि गाजा का क्या होगा? क्या गाजा फिर से बस पाएगा? क्या गाजा इजराइल के कब्जे से मुक्त हो पाएगा? और क्या ट्रंप की पहल ने रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने का रास्ता भी दुनिया को दिखा दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गाजा में तो शांति होती दिखाई दे रही, वहीं बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है, जहां विपक्षी नेताओं को आज बैक टू बैक दो बड़े झटके मिले हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि हुआ क्या है, बड़ी खबर के जरिए बता रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले में भ्रष्टाचार मामले में लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, धारा 120 पीसी एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए हैं। अदालत ने तीनों आरोपियों से पूछा है कि क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे। तीनों आरोपितों ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया, कहा है कि वो मुकदमे का सामना करेंगे और इसे चुनौती देंगे। लेकिन अब आप ये समझिए कि अब डेली हियरिंग, डे टू डे हियरिंग होगी और आरोप तय हो गए, यानी भ्रष्टाचार के घेरे में ये तीन चेहरे फिर से आ गए। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी बता रहे हैं आपको। बिहार की महुआ सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। जनशक्ति जनता दल जिन्होंने अभी अभी बनाया है, उसकी पहली लिस्ट आ गई है। देखिए, अभी महागठबंधन की लिस्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन इनकी लिस्ट आ गई है। 21 उम्मीदवारों का ऐलान इन्होंने कहा है और महुआ से ये खुद चुनावी मैदान में, महुआ से आरजेडी कैंडिडेट ही चुनावी मैदान में होते हैं, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक। आपको बताएं कि अब ये दिक्कत खड़ी कर सकता है, क्योंकि अभी महागठबंधन में जहां ट्रूस हो ही नहीं पा रहा है, जहां समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे सीटों का बंटवारा करें। अभी भी दिल्ली में तेजस्वी और राहुल गांधी की बैठक होने वाली है। इस बीच ये जो सब कुछ चल रहा है उसको लेकर देखिए, अब तेज प्रताप भी मैदान में कूद गए, यानी मैदान में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वैसी तो है ही, तेज प्रताप भी हैं, ये भी वोट काटेंगे और इसको लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। क्या कहना है वहां, क्या रिएक्शंस ताजा हैं, आपको सुनवा रहे हैं। तेजस्वी क्या कह रहे हैं, उन्हें सुन लीजिए। कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुँचेंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। आईआरसीटीसी तो देखिए, तेजस्वी अभी इसे भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए हो रहा, भ्रष्टाचार पहले का उस मामले में आरोप तय हुए हैं, उससे क्या कनेक्शन है। देखिए, जनता बहुत समझदार है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।